साथियों नमस्कार, मैं मनीष डांगी डॉक्टर अंबेडकर एकेडमी के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों आज है 14 जनवरी 2023 और 14 जनवरी 2023 से संबंधित जितने भी राजस्थान करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनते हैं उनका इस वीडियो के माध्यम से डिस्कस करेंगे। दोस्तों सर्वप्रथम आप सभी को मकर संक्रांति के पावन त्यौहार की बहुत बहुत शुभकामनाएं। इसी आशाओं की नई किरण के साथ आज का पहला क्वेश्चन स्क्रीन पे। निम्नलिखित में से किसी राजस्थान राज्य सूचना आयुक्त नियुक्त किए गए हैं? ऑप्शन ए एम ए लाठर, बी निरंजन आर्य, सी राम लुबया, डी भूपेंद्र यादव। तो ध्यान रखिए दोस्तों, राजस्थान राज्य के पूर्व डीजीपी एम ए लाठर को राजस्थान राज्य सूचना आयुक्त नियुक्त किए गए हैं, यानी कि ए ऑप्शन इज राइट आंसर। ओके, कौन है दोस्तों एम ए लाठर? तो राजस्थान राज्य के पूर्व डीजीपी। अब बात करते हैं दोस्तों सूचना अधिकार राजस्थान सूचना आयोग के बारे में। यदि राजस्थान सूचना आयोग के गठन के बारे में बात करें तो इनका गठन जो हुआ है दोस्तों, इनका गठन सूचना अधिकार अधिनियम की धारा 15 के तहत किया गया है। ओके, इनके आयोग में दोस्तों, आयोग में एक मुख्य सूचना आयुक्त है। वर्तमान में राजस्थान राज्य के मुख्य सूचना आयुक्त कौन है? कमेंट करके जरूर बताएं। मुख्य सूचना आयुक्त। ओके, और आवश्यकता अनुसार राज्य सरकार सूचना आयुक्त नियुक्त कर सकती हैं, लेकिन दोस्तों अधिकतम कितने नियुक्त कर सकते हैं ये इंपॉर्टेंट तथ्य है। अधिकतम 10 सूचना आयुक्त नियुक्त कर सकती हैं राजस्थान सरकार। ओके, अब गठन दोस्तों धारा 15 के तहत किया गया था, लेकिन कब किया गया था तो ये भी डेट आपको ध्यान रखनी है। गठन हुआ था दोस्तों, गठन 13 अप्रैल 2006 को। 13 अप्रैल 2006 को। ओके, जब गठन किया गया था तब दोस्तों राजस्थान राज्य के प्रथम मुख्य सूचना आयुक्त कौन थे? प्रथम मुख्य सूचना आयुक्त तो ध्यान रखना दोस्तों, श्री एम डी कॉरोनी। इन्हें दोस्तों राज्यपाल ने 18 अप्रैल 2006 को शपथ दिलाई थी। यानी एम डी कॉरोनी को 18 अप्रैल 2006 को शपथ दिलाई थी, या फिर उन्होंने कार्यभार ग्रहण किया था। ओके, वर्तमान में दोस्तों जो मुख्य सूचना आयुक्त हैं वो हैं डीबी गुप्ता, यानी देवेंद्र भूषण गुप्ता। प्रथम कौन थे तो ध्यान रखना एम डी कॉरोनी, और दूसरे पूछ लेना, दूसरा तो एन श्रीनिवासन। ओके, अब इससे संबंधित एक तथ्य पूछा जाता है कि यह एक वैधानिक स्वायत्त शासित संस्था है। यह एक वैधानिक स्वायत्त शासी संस्था है। ओके, ये इंपॉर्टेंट तथ्य है, इसलिए आपको ध्यान रखना है। और इनकी नियुक्ति के संदर्भ में ये प्रावधान है, नियुक्ति कौन करता है? नियुक्ति अपॉइंट करता है दोस्तों राज्यपाल, लेकिन राज्यपाल किसकी सिफारिश के आधार पर करता है? ये इंपॉर्टेंट बात है। राज्यपाल दोस्तों मुख्य सीएम की अध्यक्षता में गठित समिति की सिफारिश पर, सीएम यानी कि एक समिति होती है, उसका जो मुख्यमंत्री है वो अध्यक्ष होता है। ठीक है, उसके बाद दोस्तों इस समिति में विधानसभाओं में विपक्ष का नेता होता है। विधानसभा में विपक्ष का नेता। ओके, मैं नहीं लिख नहीं पा रहा हूँ, लेकिन एक बार ध्यान रखना आपको, विधानसभा में विपक्ष का नेता। भले दोस्तों मुख्य सूचना आयुक्त हो या फिर राज्य सूचना आयुक्त हो, उनकी जो नियुक्ति है वो
सीएम की अध्यक्षता में गठित सिफारिश पर राज्यपाल करता है। फिर तीसरा नंबर ये भी ध्यान रखना है, सीएम द्वारा नाम निर्देशित किया जाने वाला मंत्रिमंडल का सदस्य, सीएम द्वारा नाम निर्देशित किया जाने वाला मंत्रिमंडल का सदस्य इस समिति में शामिल होता है। कौन कौन शामिल होते हैं ध्यान रखना है। पहले सीएम होते हैं जिनकी अध्यक्षता में इस समिति का गठन किया जाता है। फिर दोस्तों विधानसभा में जो विपक्ष का नेता होते हैं वो भी इस समिति में शामिल होते हैं। और तीसरे नंबर पर यानी कि सीएम द्वारा जो नाम निर्देशित किया जाने वाला मंत्रिमंडल का सदस्य होता है वो इस समिति में शामिल होता है। ओके, ये इंपॉर्टेंट तथ्य हैं एग्जाम की दृष्टि से, इसलिए आप जरूर रखें। इसका जो कार्यकाल है 5 वर्ष या 65 वर्ष, जो भी अवधि कम हो वो उनके लिए होता है। ओके, नेक्स्ट पढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। जी हाँ, देश की पहली अंधता नियंत्रण नीति किस राज्य ने लागू की है? देश की जो पहली अंधता नियंत्रण नीति किस राज्य ने लागू की है? ऑप्शन ए राजस्थान, बी तेलंगाना, सी बिहार, डी अरुणाचल प्रदेश। तो साथियों ध्यान रखें, महारो राजस्थान यानी राजस्थान ने देश की पहली अंधता नियंत्रण नीति लागू की है। क्या है दोस्तों अंधता नियंत्रण नीति? राजस्थान में देश की पहली अंधता नियंत्रण नीति लागू। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने प्रदेश में निरोगी राजस्थान की परिकल्पना को साकार करने की दिशा में एक अभिनव पहल किया। देश में पहली बार राज्य सरकार ने राइट टू साइट विजन के उद्देश्य से, ये भी ध्यान रखना है, राइट टू साइट विजन के उद्देश्य से अंधता नियंत्रण नीति लागू की है। मुख्यमंत्री के निर्देश पर शिक्षा एवं स्वास्थ्य विभाग ने शुक्रवार को अंधता निवारण के लिए नीति दस्तावेज जारी किया। ये पॉलिसी राज्य में 3 लाख से अधिक, ये जो पॉलिसी है या नीति है राज्य में 3 लाख से अधिक दृष्टिबाधित लोगों के जीवन में रोशनी लाने के उद्देश्य की है। जो व्यक्ति नहीं देख सकते हैं उन्हें जीवन में मतलब रोशनी लाने के उद्देश्य की गई है। देश में वर्ष 2020 में अंधता प्रसार दर 1.1% थी, जिसे राइट टू साइट विजन पॉलिसी की मदद से 0.3% तक लाने की दिशा में प्रयास होंगे। ओके, ये एग्जाम में सीधा प्रश्न पूछा जा सकता है कि अंधता नियंत्रण नीति के संदर्भ में कौन सा कथन स्टेटमेंट नहीं सही नहीं है या सही है, तो ये विशेष तथ्य आपको ध्यान रखें। ये संपूर्ण जो तथ्य इंपॉर्टेंट है वो मैं टेलीग्राम पर अपलोड कर दूंगा। ओके, नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। बालिका चेतना जागृति अभियान का संबंध किस जिले से है? बालिका चेतना जागृति अभियान का संबंध किस जिले से है? ऑप्शन ए बाड़मेर, बी सिरोही, सी जालोर, डी अजमेर। तो साथियों ध्यान रखें, बालिका चेतना जागृति अभियान का संबंध जालोर जिले से है, यानी कि सी ऑप्शन इज राइट आंसर। जालोर को ग्रेनाइट सिटी भी कहा जाता है। ओके, और जालोर में है दोस्तों सुंदर माता का प्रसिद्ध मंदिर, जहाँ पे राजस्थान का प्रथम रोपवे स्थापित किया गया था। ओके, और जालोर है जो भिनमाल है और महाकाली माँ की जन्मस्थली भी है। क्या है दोस्तों बालिका चेतना जागृति अभियान? बालिका चेतना जागृति 6300 बालिकाओं को जागरूक किया गया। महिला अधिकारिता विभाग और जालोर के आरडी फाउंडेशन की ओर से 42 गांवों की 6300 से अधिक बालिकाओं को महामारी स्वच्छता प्रबंधन के प्रति जागरूक किया गया। ये इंपॉर्टेंट तथ्य है, इसलिए आपको ध्यान रखना है। सीधा प्रश्न पूछा जा सकता है कि बालिका चेतना जागृति अभियान का संबंध किससे है? तो बालिकाओं को महामारी स्वच्छता प्रबंधन के प्रति जागरूक करने से है। अब तक अभियान के 2 चरण पूरे किए जा चुके हैं, इसमें बालिकाओं को महामारी प्रबंधन की जानकारी दी जा रही है। इस बालिका जागृति अभियान को इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में भी शामिल किया, इसलिए ये एग्जाम की दृष्टि से अपना आप में इम्पोर्टेंट है।
इस बालिका जागृति अभियान को इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में शामिल किया गया है। बालिका चेतना जागृति अभियान का जो शुभारंभ है स्थानीय जिला प्रशासन ने 23 सितंबर को किया था, 23 सितंबर 2022 को। ओके, इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि इन्हें इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में भी शामिल किए गए। तो कहीं ना कहीं एग्जाम में सीधा प्रश्न पूछे जाने की संभावना है। सीईटी जो 10+2 है इनके लिए विशेष रूप से उपयोगी है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 14 जनवरी 2023 को पर्यटन विभाग द्वारा पतंग महोत्सव का आयोजन कहाँ पर किया गया? ऑप्शन ए सिटी पैलेस उदयपुर, बी जल महल जयपुर, सी मेहरानगढ़ जोधपुर, डी सोजत पाली। तो साथियों ध्यान रखें, 14 जनवरी 2023 को पर्यटन विभाग द्वारा पतंग महोत्सव का आयोजन है वो जल महल जयपुर में किया जा रहा है। ओके, यानी कि बी ऑप्शन इज राइट आंसर। आप सभी को पता होगा कि पतंग महोत्सव कहाँ का फेमस है। पतंग महोत्सव दोस्तों जयपुर का फेमस है। पतंग महोत्सव के बारे में जो पुरानी यादें हैं वो मैं आपको तरोताजा करने जा रहा हूँ। सिटी पैलेस राजा रजवाड़ों के जमाने की आदमकद तुकल आज भी दोस्तों सुरक्षित हैं। ये कल के न्यूज़पेपर में छपी 19वीं सदी में जयपुर रियासत में लगाया गया था पतंग का पहला कारखाना। 19वीं सदी में कब लगाया गया था? 19वीं सदी में जयपुर रियासत में लगाया गया था पतंग का पहला कारखाना। जी हाँ, रियासत काल से ही जयपुर की पतंगबाजी देश दुनिया में विख्यात है। रियासत काल से ही इतिहासकारों के मुताबिक जयपुर में पतंगबाजी का इतिहास 150 वर्ष से अधिक पुराना है। वह इसका संबंध लखनऊ से, ये इंपोर्टेंट देते हैं, कहाँ से संबंध? लखनऊ से। जयपुर फाउंडेशन के अध्यक्ष, संस्थापक अध्यक्ष और इतिहासकार सिया शरण लश्करी के मुताबिक पूर्व महाराजा राम सिंह द्वितीय को पतंगबाजी का खूब शौक था। वे पतंग में चांदी के घुंघरू बांधकर उड़ाते थे। चांदी के घुंघरू हैं तो चांदी के घुंघरू होते हैं, उनसे उनको उड़ा के बांधते हैं, बांध के उड़ाते हैं। कटी पतंग को लूटने वाले को इनाम दे देते हैं। शाम को चांदपोल गोविंद राम जी के रास्ते के नुक्कड़ पर भविष्य फल बताने के लिए ज्योतिषी जुटा करते थे। ओके, बड़ी सरखियों में आदमकद आकार के तुकले, बड़ी सरखियों के आदमकद आकार के तुकल उड़ाए जाते थे। सिटी पैलेस की एक कोठरी पतंग से भरी रहती थी। आज भी रामचंद्र द्वितीय की पतंग सरखियाँ यहाँ के म्यूजियम में सुरक्षित है। लखनऊ से आई पतंग तुक्कल थी जो कपड़े के विशेष तरीके से बनाई जाती थी, कपड़े के विशेष तरीके से बनाई जाती थी। ओके, ध्यान रखें दोस्तों, तत्कालीन महाराजा ने 19वीं सदी में जयपुर रियासत में खुले 36 कारखानों में पहला कारखाना पतंग कारखाना लगाया था। ओके, ये था दोस्तों जो पतंग का जो इतिहास है वो। अब बात करेंगे अगले प्रश्न की ओर। राजस्थान राज्य के दूसरे उप मुख्यमंत्री कौन बने थे? आज का अन्य महत्वपूर्ण प्रश्न है, राजस्थान राज्य के दूसरे उप मुख्यमंत्री कौन बने थे? ऑप्शन ए कमला बेनीवाल, बी हरिशंकर भाभड़ा, सी बनवारी लाल बैरवा, डी सचिन पायलट। दोस्तों एग्जाम में कई बार क्या होता है कि अभी द्वितीय श्रेणी शिक्षक के जो एग्जाम हुए उसमें पूछ लिया था कि राजस्थान राज्य के दूसरे विधानसभा अध्यक्ष कौन थे। तो कहीं ना कहीं अभी तक जो 5 बने हैं ना उप मुख्यमंत्री, तो पहला तो सभी को पता है लेकिन दूसरा किसी को पता नहीं होगा, तो स्पेशली ये ध्यान रखें। तो राजस्थान राज्य के दूसरे उप मुख्यमंत्री कौन बने थे? ऑप्शन ए कमला बेनीवाल, बी हरिशंकर भाभड़ा, सी बनवारी लाल बैरवा, डी सचिन पायलट। तो दोस्तों आप सभी को पता होगा कि हरिशंकर भाभड़ा राजस्थान राज्य के दूसरे उप मुख्यमंत्री बने थे। इस प्रकार बी ऑप्शन इज राइट आंसर। अब तक दोस्तों कितने बने हैं? 5। कौन कौन बने हैं उनकी मैं आपको ट्रिक बता देता हूँ। यदि एग्जाम में उनका क्रम पूछ ले तो भी आप नहीं भूल पाओगे। और एक भी सीटी में पूछ लिया था कि कौन से युग में पूछा था कि कौन कौन उप मुख्यमंत्री बने थे, तो कहीं ना कहीं एग्जाम में पूछे जाने की संभावना भी ज़्यादा है। तो ट्रिक है दोस्तों, पाली की हरिबन
हरिबन, पाली की हरिबन कमला बनी पायलट, कमला बनी पायलट। ठीक, ये 2 बार नहीं, एक 2 या 3 बार पढ़ लोगे तो याद हो जाएगी। पाली की हरिबन कमला बनी पायलट, यानी कि पाली का मतलब टीकाराम पालीवाल, टीकाराम पालीवाल, टीकाराम पालीवाल। ओके, पाली की हरिबन यानी दूसरा है दोस्तों हरिशंकर भाबड़ा, हरिशंकर भाबड़ा। ओके, फिर दोस्तों तीसरा है पाली की हरिबन यानी बनवारी लाल बैरवा, बनवारी लाल बैरवा। बैरवा। और चौथा नंबर है दोस्तों कमला बेनीवाल, कमला बेनीवाल। और 5वें नंबर पर है दोस्तों टॉक से विधायक सचिन पायलट। ओके, ये आपको ध्यान रखना है। ट्रिक क्या है दोस्तों, पाली की हरिबन कमला बनी पायलट यानी कि टीकाराम पालीवाल, हरि का मतलब हरिशंकर भाबड़ा, बन यानी बनवारी लाल बैरवा, कमला बेनीवाल और सचिन पायलट। ओके, ये आपको ध्यान रखना है। अब कल मैंने एक प्रश्न बताया था कि जो अंतर्राष्ट्रीय ऊंट महोत्सव है वो कहाँ प्रारंभ हुआ था, तो ध्यान रखना है दोस्तों बीकानेर में। और ये भी ध्यान रखना है कौन सा 29वां यानी 29वां ये अंतर्राष्ट्रीय ऊंट महोत्सव मतलब प्रारंभ हुआ है, कहाँ पे, बीकानेर में। ओके, फिलहाल दोस्तों आज की बुलेटिन में इतना ही, तब तक आप सभी का धन्यवाद।